नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम जो है WTO के बारे में पढ़ रहे थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको गैट और WTO की हिस्ट्री बताई थी कि वो कैसे हुआ, कैसे गैट हटा, WTO कैसे आया, किस तरह से हमारे जो है किस तरह से काम चला था WTO के आना। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो WTO के बारे में सारा ही डिटेल से हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, WTO क्या है, कैसे आया, किस तरह से इसमें काम होता है। ठीक है, गैट क्या है, ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, ये सारे टॉपिक हम जो है इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि WTO क्या है। जैसे कि आपने कल भी डिस्कस किया था कि WTO क्यों आया था। WTO का मेन काम ये है कि जितना भी हमारा ट्रेड होता है, इंटरनेशनली जो भी ट्रेड है, उसमें क्या करना, फ्री फ्लो, मतलब कि जितने भी बैरियर्स हैं, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उन सबको हटाना, ताकि जो हमारा ट्रेड है, जो भी हम एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनली, वो क्या हो, हमारा फ्रीली हम कर सके उस चीज़ को। ठीक है, तो WTO एक ऐसी बॉडी तैयार की गई थी जिसका मेन एम था कि इंटरनेशनल ट्रेड को बिल्कुल ही फ्री करना और जो भी बैरियर्स हैं उन सबको रिमूव कर देना। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, WTO main aim to free flow of international trade and remove all the barriers incurred at the time of international trade। कि जब भी हम ट्रेड करते हैं इंटरनेशनली, तो उस टाइम पे जो भी बैरियर्स आते हैं उन सब बैरियर्स को रिमूव कर देना और हम जो है अपनी ट्रेड को ताकि फ्रीली कर सकें। ठीक है, ये हमारा क्या था, WTO का मीनिंग। अगला आता है, देखो ये मैंने चीज़ आपको इसलिए बताई है, देखो अगले मैंने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए 3 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर हैं। ठीक है, एक मतलब कि नींव है, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो ये 3 पिलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 3 पिलर्स होते हैं WTO में इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करते हैं? IMF, IBRD और WTO। कौन कौन से हैं? IMF, IBRD और WTO। ये 3 ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 पिलर होते हैं। ठीक है, IMF का क्या काम होता है? IMF का काम होता है, ये है क्या, वो हम धीरे धीरे सारा पढ़ेंगे। ठीक है, अगली जो हम लेकर आएंगे वो इन्हीं टॉपिक के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, IMF क्या होता है? IMF का मेन मकसद होता है कि जो भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जिस भी कंट्री का नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, मतलब कि हमारे सरप्लस कम है, ठीक है, डेफिसिट ज़्यादा है, मतलब कि हमारा BOP नेगेटिव चल रहा है, तो BOP नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करना? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा IMF। BOP क्या होता है, ये सारा हम अच्छे से पढ़ेंगे अगली वीडियो में, धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगी हर एक टॉपिक। आज का जो टॉपिक है WTO, तो WTO को पढ़ाने के साथ साथ मेरे को लगा कि आपको ये भी बता देना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए 3 पिलर्स होते हैं, IMF, IBRD और WTO। IMF का मेन काम होता है कि जो नेगेटिव BOP है उसको पॉजिटिव करना। IBRD का काम होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बोर्ड है ये फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, कि एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया था। ठीक है, बहुत सारा नुकसान हो गया था, बहुत सारी ज़मीनें दब गई थी, है ना, बल्कि हमने बहुत सारे डैमेजेस जो है वो चीज़ उस टाइम पे हो गया था। तो उस टाइम पे क्या करना है, तो उस टाइम पे हमें अपनी इकोनॉमी की डेवलप करनी है, तो उसके लिए IBRD को जो है वो लिया गया था। इसका मेन देखो, इट्स मेन एम providing funding to that country those are devastated at the time of World War II। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज या बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही तरह से उनका बिल्कुल ही नाश हो चुका था। ठीक है, बहुत ही सत्यानाश हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो उन वाली कंट्रीज़ को क्या करना था, फंडिंग प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट इज WTO हमने अभी पढ़ा, इसका मेन मकसद ये होता है कि हमारा इंटरनेशनली जो भी ट्रेड है वो फ्रीली चले। ठीक है, नेक्स्ट इज देखो, हमारे 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होता है फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है नॉन फंडिंग। फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिनका काम होता है पैसा देना। ठीक है, नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो मतलब कि अपने सिर्फ उनका मेन मकसद होता है कि अपने जो भी ट्रेड है वो स्मूथली चले। ठीक है, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 आते हैं, एक होता है IBRD और एक होता है IMF, और नॉन फंडिंग के अंदर WTO और UNCTAD। ठीक है, IBRD और IMF का मेन एम होता है फंडिंग देना। ठीक है, अगर कुछ भी कमी, कुछ चीज़ आ जाए, ठीक है, कहीं बाढ़ आ जाए या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी का नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे फंडिंग का काम करती है। और जैसे कि हमारे नॉन फंडिंग में 2 आती हैं, WTO और UNCTAD। इनका मेन काम होता है कि जो भी हमारा इंटरनेशनल जो भी ट्रेड है वो अच्छी तरह से चले। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि WTO का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जो हम WTO लेकर आए उसका क्या मेन उद्देश्य था। इसका सबसे पहले उद्देश्य है टू हेल्प ट्रेड फ्लो एज फ्रीली एज पॉसिबल, कि जितना हो सके हम ट्रेड को फ्रीली चलाएं। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके ट्रेड जो है हमारा फ्री फ्लो करे। नेक्स्ट इज टू अचीव
achieve liberalization. As we know that at the year of 1991 LPG है ना, LPG आया था. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. तो लिबरलाइजेशन क्या होता है कि जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उन सबको हटा कर ना बिल्कुल ये लिबरल कर दिया. लिबरल का मतलब क्या होता है, फ्री कर देना. ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जो भी हमारा पेपर वर्क जो भी ज़्यादा काम हुआ करता तो उनको बिल्कुल हटाकर हमें क्या कर देना है, फ्रीली जो है वो काम चले. इसका ये था. थर्ड इज टू सेटअप सेटिंग डिस्प्यूट. सेटिंग डिस्प्यूट्स का अर्थ है कि अगर कोई किसी कंट्री के साथ हमारा क्या हो जाए एट द टाइम ऑफ ट्रेड, कि हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो एक ऐसी बॉडी भी होनी चाहिए जो डिस्प्यूट मतलब कि जो कुछ कन्फ्लिक्ट या फिर कैसे डिस्प्यूट्स हो तो उनको जो है वो उनको सॉर्ट आउट कर सके. ठीक है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स हैं. देखो सबसे पहले क्या है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, WTO की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को हमारा WTO इस्टेब्लिश हुआ था. किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है ये, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेडिंग का काम करता है. तीसरा, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उनको रेगुलेट का मतलब क्या होता है, एक मतलब कि एक जो है पॉजिटिव वे में इनका मतलब है कि उनको फ्री फ्लो कर देना हमारा ट्रेड को. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीज़ आपने ध्यान रखना. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है बेसिकली सेंटर विलियम रैपड जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड, यहाँ पे आपको मेन याद करना जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है. ठीक है, कब हुआ था, 1995 में. किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इसका मेन काम क्या है कि जो भी ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनली वो क्या हो, फ्रीली हो. ठीक है, जो बैरियर्स है उनको हटाना है. नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, जेनेवा स्विट्जरलैंड. वर्ल्ड वाइड में कितने मेंबर्स हैं इसके, 164 मेंबर्स जो है वो हो चुके हैं. और फिलहाल 164 कौन सा है, अफगानिस्तान. ठीक है जी, फिलहाल में जिन्होंने ज्वाइन किया था 164 मेंबर्स. सबसे लास्ट वाला मेंबर्स कौन है, पहले 163 थे लेकिन अफगानिस्तान भी आ गया है तो अब 164 मेंबर्स जो है वो वर्ल्ड वाइड पूरे उसमें हमारा WTO के अंदर हो चुके हैं. नेक्स्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज. कितने तरह की लैंग्वेज होती है इसके अंदर, 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच. ठीक है जी, और डायरेक्टर जनरल कौन है, होजियो ओकोंडो इविला जो है इनकी डायरेक्टर जनरल है. और जो ये हैं ये 31 अगस्त 2025 को हटे जाएंगे. ठीक है जी, तो अभी के लिए हमारे डायरेक्टर जनरल कौन है, नगोजी ओकोंजो इविला. ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स है W, जो आपने अच्छे से ध्यान रखने, कब हुआ, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, डायरेक्टर जनरल कौन से हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपने ये चीज़ जो है वो अच्छे से करनी है. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इज WTO सब्सिडी. जब WTO आया ना तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हम बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है. ठीक है, तो यहाँ पे WTO की जो सब्सिडीज जो ये वाली आई थी ये बेसिकली आई थी फार्मर्स के लिए. ठीक है, जो फार्मर्स हैं उनके लिए आई थी. ठीक है, वो क्या था, जब उनको सब्सिडीज दी गई थी तो उन सब फार्मर्स के लिए थी बेसिकली ये. ठीक है, सब्सिडीज जो आई थी, देखो दी सब्सिडी प्रोवाइड टू फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट ओनली फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे तो उनके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे, फार्मर के थ्रू आएंगे. तो गवर्नमेंट क्या करती थी, फार्मर को सब्सिडीज देती थी ताकि जो है हम जो है अपना एक्सपोर्ट बढ़िया तरह से कर सके, हमारा ट्रेड अच्छे से चल सके. ठीक, सब्सिडीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स. तो आपने ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, ग्रीन बॉक्स क्या है, पूरी तरह से अलाउड है. ठीक है, कोई यहाँ पे मतलब कि कोई वो नहीं है, मतलब कि आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. ठीक है, यहाँ पे क्या थे, कैसे सब्सिडीज जो है ग्रीन बॉक्स के अंदर इसमें बॉक्सेस बना दिए थे. इसके अंदर क्या हो, जैसे कि हमारे कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, कोई कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हो गए. ठीक है, मतलब कि कोई डिस्टोर्ड ट्रेड नहीं है. डिस्टोर्ड, डू नॉट डिस्टोर्ड एक तो होता है, नॉट डिस्टोर्ड एक होता है डिस्टोर्ड. नॉट डिस्टोर्ड का मतलब होता है इसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही है लेकिन इसके थ्रू हम बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जैसे इन्वायरमेंट के रिलेटेड हो गया. ठीक है, कंजर्वेशन प्रोग्राम हो गए, इस तरह से प्रोग्राम जो है वो चलाए जाते हैं. ये हो गया ग्रीन बॉक्स. नेक्स्ट इज योर एम्बर बॉक्स. एम्बर बॉक्स जो है वो प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं. ठीक है, यहाँ पे सब्सिडीज की लिमिट है. डेवलप कंट्रीज के लिए 5% है और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कितनी है, 10% है. ठीक है, आपने याद रखना है ये. नेक्स्ट इज योर ब्लू बॉक्स. ब्लू बॉक्स एक किस्म से ग्रीन बॉक्स की तरह है. ठीक है, बट इसके अंदर कुछ एक अलग से मतलब कि इसके अंदर थोड़ा सा लगाई गई है लिमिट, वो क्वांटिटी के बेस पे हमारा जो है वो लगाया गया है, क्वांटिटी इन प्रोडक्शन. इट्स सेम एज ग्रीन बॉक्स. ये ग्रीन बॉक्स की तरफ से ही है. देखो WTO की तरफ से यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है लेकिन गवर्नमेंट ने ब्लू बॉक्स के अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वो भी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग. ठीक है, कि हमारी प्रोडक्शन की क्वांटिटी क्या हो. ठीक है, तो ये क्या है कि हम इतने तक की प्रोडक्शन कर सकते हैं, कि जब हम क्वांटिटी के बेसिस पे कर सके, वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, ब्लू बॉक्स. लेकिन जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, आपकी सब्सिडीज जो है उसकी लिमिट है.
डेवलप कंट्रीज़ के लिए 5%, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 10%, तो वो क्या है एम्बर। और अब ग्रीन बॉक्स के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रीन बॉक्स। ठीक है, ये 3 तरह की सब्सिडीज जो है वो WTO के अंदर बॉक्सेस के अंदर कही गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर गैट्स। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि इसके अंदर 3 चीज़ें होती थी, तभी तो हमारा WTO आया था ना। 8th राउंड जो हुआ था, ये राउंड, उसके अंदर बताया गया था कि और भी चीज़ नहीं आनी चाहिए, तो इसके अंदर गैट्स था, ट्रिप्स था, ट्रिम्स था, ये 3 चीज़ें आई थी। गैट्स क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेडिंग सर्विसेज, जो 1995 के अंदर ही आपका हुआ था। इसका मतलब होता है, गैट्स का मतलब कहते हैं जो भी सर्विसेज होती हैं उनका फ्रीली ट्रेड करना, ठीक है, इंटरनेशनली, तो वो आपका किसके अंदर आता है, गैट्स का। देखो, क्योंकि हमारा क्या था कि जब मैंने आपको गैट का पढ़ाया था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, तो ये उसी से निकल कर आया था बेसिकली। तो गैट के अंदर तो हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे थे पहले साथ में, ठीक है, लेकिन जब 8th राउंड हुआ था, ये राउंड, तो उसके अंदर बात की गई थी कि हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी करेंगे। तो जो है वो गैट्स आया, जनरल एग्रीमेंट्स और ट्रेड इन सर्विसेज, जिसके अंदर हम जो अपने एक्सपोर्ट करेंगे सब्सिडीज का भी करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर हमारी 4 तरह की चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। सबसे पहले सर्विसेज किस तरह से मतलब हो सकती है, तो वो 4 चीज़ों से होंगी। नेक्स्ट, फर्स्ट इज देयर कंजप्शन अब्रोड ऑफ सर्विस, मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ कंज्यूम करने के लिए अब्रोड जा रही हूँ, कोई सर्विस कंज्यूम करने के लिए। सपोज मैं अपना स्टडी करना चाहती हूँ बाहर जाके, ठीक है, मैं इंटरनेशनली जाकर पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है, लाइक स्टूडेंट विजिट अब्रोड फॉर स्टडी। देखिए, मैंने एग्जांपल के साथ बताया कि जैसे हमारा स्टूडेंट जो है वो बाहर जा रहा है, किसके लिए, स्टडीज़ के लिए, ठीक है, तो वो भी आपका सर्विसेज के अंदर आ गई। दूसरे तरह की होगी प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन फॉर सप्लाइंग कंट्री इन कंज्यूमिंग कंट्री, लाइक मान लो कई रिसर्चर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिसर्चर्स मतलब कि अगली अपने रिसर्च करने के लिए वो कई बार इंटरनेशनली भी जाते हैं, ठीक है, बल्कि उन चीज़ों के लिए हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉमर्शियल प्रेजेंस ऑफ अ सप्लायर इन अ कंज्यूमर कंट्री, लाइक मैंने यूनिवर्सिटी थी मेरी यहाँ पर इंडिया में, तो मैंने उसका एक ऑफशोर जो है वो मैंने बाहर कंट्री के अंदर खोल दिया है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट इज क्रॉस बॉर्डर सप्लाई फॉर सर्विस टू कंज्यूमर कंट्री यहाँ पे बल्कि कहते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन होगी, हमारी ओपन एजुकेशन होगी, जहाँ पर हम कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी किसके अंदर आती हैं, गैट्स के। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं ट्रिम्स। ट्रिम क्या होता है, इट्स रिलेटेड फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, बेसिकली ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, जब आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो ये बेसिकली आया था कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेसिकली ये चीज़ हुई थी कि आप कहीं पे भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप कहीं पर भी इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। देखो, ट्रिम्स एंश्योर फ्री फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या पूरे वर्ल्ड में फ्रीली जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज टू ऑफर फेयर ट्रीटमेंट एंड ऑल सच फैसिलिटीज टू ऑल फॉरेन इन्वेस्टर्स एज आर अवेलेबल टू देयर डोमेस्टिक इन्वेस्टर, कि जो इन्वेस्टर्स हमारे डोमेस्टिकली हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर जो है इंडिया के अंदर है, ठीक है, वो इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है, अगर कोई मान लो फॉरेन से आता है हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, जो रूल्स, जो चीज़ें हमारी, जो फैसिलिटीज़ हम अपने इंडिया वाले इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, वही सेम फैसिलिटी जो है वो हम बाहर वालों को भी देंगे, ठीक है, इसका मतलब ये था, तभी तो फ्री हो पाए, तभी तो वो ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टू रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है कि मान लो कोई पर्सन इंडिया से बाहर काम करता है, बाहर कमा रहा है, बाहर उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो मतलब कि फ्रीली अपने होम कंट्री के अंदर, अपने डोमेस्टिक कंट्री के अंदर पैसा भेज सकता है, ठीक है। मान लो इंडिया के पर्सन बाहर हैं, ठीक है, उन्होंने बाहर इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वो बाहर ही रह रहे हैं, तो वो अपने बाहर से जो है वो इंडिया के अंदर पैसा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई भी वो नहीं है, तो उसको बोलते हैं रिपैट्रिएशन, ठीक है। नेक्स्ट इज टू अलो 100% फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पे क्या आता है, 100% उनकी पूरी इक्विटी की पार्टिसिपेशन होगी जो फॉरेन से आएंगे, ठीक है। फॉरेन कंपनीज कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन एनी एरियाज और प्लेस, मतलब कि वो किसी भी एरिया कहीं पर भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो इसके लिए आया था आपका इन्वेस्टमेंट मेजर, नाम से पता लग रहा है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, कि इसमें बेसिकली आपका कहते हैं पूरी तरह से फ्रीली आप ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ट्रिप्स। TRIPS is related to your trade related intellectual property right, it's same for in your 1995
फर्स्ट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट देखो, आपने कई बार आप कोई आप जब कोई आप मतलब कि कोई सॉन्ग देखते हैं नया नया, तो उसके ऊपर लिखा आता है कॉपीराइट, है ना। तो आप जो है कोई आप म्यूजिकल के लिए आपकी चीज़ हो सकती है, कोई आपकी पेंटिंग है या फिर आपने कोई बुक्स बनाई है, तो वहाँ पे आपके कॉपीराइट कर सकते। कॉपीराइट उनके लिए होता है जो बिल्कुल ही जिन्होंने नई चीज़ जो है वो बनाई है, कोई नया म्यूज़िक है, ठीक है, कोई अलग सी धुन बनाई है, ठीक है, आपने कोई अलग सी पेंटिंग बनाई है, तो उसके लिए आप कॉपीराइट करवा सकते हैं। जो कॉपीराइट होता है वो बेसिकली आपके 50 साल तक के लिए होता है। जो मान लो मैंने कोई चीज़ आज बनाई है, तो आज मैंने उसको कॉपीराइट करवा दी, तो वो कॉपीराइट कितने साल तक चलेगा? 50 साल। 50 साल बाद कोई उसको कॉपी कर सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज योर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? कोई ऐसा सिंबल, ठीक है, कोई ऐसा डिज़ाइन है, ठीक है, तो वो मतलब कि जो पर्टिकुलरली शो करते हैं, जैसे कि मान लो नाइकी का हो गया, ऐसे, ठीक है, नाइकी का हो गया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा ट्रेडमार्क, एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया है जिसके और कोई पर्सन जो है वो उसको मैच नहीं कर सकता, ठीक है, वो ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। कोई आपके कंपनी का नेम हो गया, वो दूसरा पर्सन नहीं ले सकता, ठीक है। जो आपका ट्रेडमार्क चलता है वो कितने साल तक का होता है? ट्रेडमार्क 7 साल का। 7 साल बाद कोई और कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है बेसिकली पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है। जैसे कि मान लो बनारसी साड़ी हो गया, मतलब कि जो इंडिकेट करता है कि हाँ भाई ये वहाँ का हो गया। कहीं की चीज़ें से मशहूर होती है ना, जैसे बनारसी साड़ी होगी, ठीक है, मथुरा के पेड़े हो गए, बल्कि जो क्या करते हैं कि ज्योग्राफिकल किसी एरिया को इंडिकेट करता है, ठीक है, वो चीज़ होगी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का मतलब होता है कि आपके इंडस्ट्री का डिज़ाइन कैसा है, ठीक है, उस डिज़ाइन को कोई कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन कितने साल तक, इसका कितना टाइम पीरियड है? 10 साल, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पेटेंट। पेटेंट क्या होता है कि जब कोई नई वेराइटी आप कर सकते हो, उसके लिए होता है। इसका टाइम पीरियड जो बेसिकली होता है 20 साल के लिए होता है। जो पेटेंट होता है वो 3 वेराइटी में होता है। एक तो होता है यूटिलिटी पेटेंट, एक होता है डिज़ाइन पेटेंट, एक होता है प्लांट पेटेंट। पेटेंट होता है जैसे कोई मशीनरी है, कोई नई मशीन होगी, वो होगी, कोई रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, उनकी जब आप मतलब कि पेटेंट उनके लिए हो सकता है। दूसरा आपका हो सकता है डिज़ाइन, कोई पर्टिकुलर एक डिज़ाइन के लिए हो सकता है। तीसरा प्लांट क्या होता है? कोई पौधा होता है, ठीक है, उनके ऊपर आप जो है वो पेटेंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये कितने साल का चलेगा? 20 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज लेआउट डिज़ाइन। लेआउट डिज़ाइन तो आप सभी को पता ही होता है कि आपका कैसा वो डिज़ाइन है वहाँ का, ठीक है, किस तरह की चीज़ें हैं, तो वो क्या होगा? 10 साल तक के लिए चलेगा। नेक्स्ट इज अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। अनडिस्क्लोज कोई जो इन्फॉर्मेशन आप किसी को शो नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं पाएंगे, जैसे कि ट्रेड सीक्रेट क्या है आपका, टेस्ट डाटा, ये आपके किसके अंदर आता है? अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये सारी किसके अंदर इंक्लूड होती है? आपके ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर नामा। नामा क्या है? ठीक है, WTO के अंदर एक ये टर्म आती है नामा। नामा होता है नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, कि ऐसी चीज़ें जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए आता है नामा, ठीक है। देखो नाम से पता है नॉन एग्रीकल्चर में कि जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे हमारा फुटवेयर हो गया, ठीक है, कोई मतलब कि आपके कोई भी चीज़ जो मतलब कि ज्वेलरी होगी, जो मतलब कि आपके उससे इंक्लूड नहीं है, आपके फार्मर से इंक्लूड नहीं है, एग्रीकल्चर से इंक्लूड नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो चीज़ किसके अंदर आती है? नामा के अंदर। देखो इसमें लिखा है इट इंक्लूड इंडस्ट्रियल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, टेक्सटाइल्स, आपके फ्यूल्स, फुटवेयर, ज्वेलरी, फिश एटसेट्रा, जो मतलब कि नॉन एग्रीकल्चर होंगे, उनका जब आप जो ट्रेड करते हैं वो। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू WTO ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। बल्कि क्या मर्केंडाइज मतलब गुड्स, बल्कि क्या आता है WTO के अकॉर्डिंग कम मतलब कि हम जो है जो मतलब कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड 90% तक जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है वो इन्हीं गुड्स का होता है, नामा गुड्स का, ठीक है, बल्कि नॉन एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट नामा रेफर टू ऑल प्रोडक्ट्स नॉट कवर्ड बाय द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं है, जो मैंने आपको पहले ही बताया एग्रीकल्चर फार्मर से इंक्लूड नहीं है वो प्रोडक्ट, तो वो किसके अंदर कहलाएंगे? नामा के अंदर। लगभग 90% अकॉर्डिंग टू द WTO 90% तक जो है इन्हीं का ही जो है वो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ WTO कि WTO कैसे काम करता है। देखो इसके अंदर 3 लेवल से काम होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 लेवल बने हुए हैं। पहले लेवल पे आते हैं आपके मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये सबसे हेड बॉडी होगी आपकी, ठीक है।
दूसरे लेवल पे आपके 3 बॉडी आती हैं। एक होती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, एक होता है जनरल काउंसिल, एक होता है आपका ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का काम क्या है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया तो उनको देखेंगे, दूसरे लेवल पे आते हैं, ठीक है। जनरल काउंसिल क्या है, जो जनरल बेसिस पे जो भी काम होंगे, ठीक है, जो भी इनका एग्जिस्टिंग जो भी काम जो चल रहा है वो जनरल काउंसिल पे आएगा। नेक्स्ट इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, क्या है, जो भी हमने पॉलिसी बनाई है ट्रेड से रिलेटेड उनको चेक करना, उसके अंदर कोई चीज़ चेंज तो नहीं करनी, ठीक है, ये होगा। सबसे पहले मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, सेकंड लेवल पे 3 और थर्ड लेवल पे भी ये 4 आएंगी। कौन कौन से, फर्स्ट इज कमिटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, थर्ड इज योर गुड काउंसिल, एक नेक्स्ट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल, ठीक है, जो इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का देखेगी, और नेक्स्ट इज योर सर्विस काउंसिल, ठीक है। ये 4 बॉडी जो है, ये 4 जो है वो डिपार्टमेंट्स जो है वो थर्ड लेवल पे हैं। पहले लेवल पे मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, सेकंड लेवल पे ये 3 और थर्ड लेवल पे ये 4, ठीक है। आपने ये चीज़ आप अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो बनता है इनमें से कि उनका कैसे स्ट्रक्चर होगा, तो वो कौन सी बॉडी किस लेवल पे होती है, ठीक है। तो आपने जो है WTO को अच्छे से अपना रिवाइज कर लेना है। कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से आज WTO का जो है वो जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे IMF, ठीक है। तो जो है हम धीरे धीरे सारा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।